ओके, दिवाली हॉलीडेज से पहले हमने चैप्टर 14 शुरू किया था एंड चैप्टर 14 में हम 14.1 एंड 14.2 कर चुके हैं तो दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट की, बट व्हाट इज द डिफरेंस? 14.1 में स्टेप वाइज कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था हर साल का, यदि हाफ ईयरली है तो हर 6 महीने का अमाउंट निकालकर उसको फिर अगले पीरियड के लिए प्रिंसिपल ट्रीट किया जाता था। बट एक्सरसाइज 2 में हमने फॉर्मूलाज यूज किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को किया था। बट यदि क्वेश्चन है 2 ईयर 5 मंथ का, उसके लिए अलग फॉर्मूला था। इक्वल इंस्टॉलमेंट में लोन उतार रहे हो, उसके लिए अलग फॉर्मूला था। तो अच्छे से रिवाइज कर लेना कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी हमारा टेस्ट का नंबर आएगा। अभी तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपने प्रिपेयर किया होगा टेस्ट के लिए। आज हम शुरू करेंगे एन्युटी। एन्युटी एक्सरसाइज 14.3 इज एन्युटी। अब ये एन्युटी क्या चीज है? एन्युटी नाम से लग रहा है एनुअल। पहले एन्युटी कहा जाता था जो एक साल में इक्वल अमाउंट पे किया जाता था। मान लो मैंने किसी से 5 लाख रुपए बोरो किए, अब मैं हर साल के बाद कुछ फिक्स अमाउंट, वो फिक्स होगा, बदलेगा नहीं कि अगले साल कुछ और दे दिए, अगले साल कुछ और दे दिए। तो वो 5 लाख रुपए मैं उसको कई साल, जो भी टेन्योर होगा लोन का, उतने साल में उतार दूंगी इक्वल पे कर करके। तो अब हमें इस 5 लाख की फॉर्मूले से क्या पता करूंगी? फ्यूचर वैल्यू, कि 12 साल बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू 5 लाख रुपए क्या बन जाएंगे 12 साल बाद। और उससे, और वो मुझे पता होना चाहिए कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होंगे? वो इक्वल पैसे जो मैं हर साल लौटाऊंगी। तो इसलिए इसका नाम एन्युटी पड़ा था। बट अब साल नहीं होता पीरियड, साल भी हो सकता है पीरियड, बट वो पीरियड हाफ ईयरली भी हो सकता है। फिर मुझे हर 6 महीने बाद कुछ फिक्स रुपए लौटाने होंगे, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तो वो नाम जो एन्युटी पड़ गया वो चलता आ रहा है, बट टाइम हमेशा 1 ईयर नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, 6 मंथ, 1 मंथ, क्वार्टरली। ठीक है, अब एन्युटी की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन शब्दों में लिखेंगे। एन्युटी is a sequence of equal payments made at equal intervals of time। तो जो बात मैंने देसी भाषा में हमने बोली, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में इन्होंने लिख दिया। एन्युटी इज अ सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब हम जरा एक बार इस पैराग्राफ को रीड पढ़ कर रहे हैं जनरल नॉलेज के लिए, है ना। फॉर्मूला रट के तो हम पास हो ही जाएंगे, बट नॉलेज भी अच्छी मेंटेन हो जानी चाहिए। पढ़िए। नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द पर्संस डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे खरीदते हैं कि हम आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे। मंथ देखो, जब हम मंथली पे करेंगे तो वो 12th में आएगा ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब हमारा पीरियड हर क्वेश्चन में 1 मंथ नहीं होगा, 6 महीने भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। बट ईएमआई जो 12th में आएगा उसमें पीरियड, उसमें मंथली ही पे करना पड़ता है। और मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम है, हम मंथली दे रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं, हाफ ईयरली, या हमने कोई बहुत महंगी चीज खरीदी और उसको हम पे करते रहेंगे बाद में इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इन टाइप के ट्रांजैक्शंस को एन्युटी कहते हैं। The word annuity is derived from the word annual, which means yearly. But nowadays, it is used in a broader way. That is monthly, quarterly, half yearly or yearly. कोई भी पीरियड हो सकता है। ये जो इक्वल अमाउंट है, the amount of these equal installment are determined with calculations based on compound interest. Annuity compound interest के बाद क्यों पढ़ाया? क्योंकि ये कैपिटल आर, ये जो भी कैपिटल आर की कैलकुलेशन होगी, अमाउंट की कैलकुलेशन होगी, ये सब किस पे बेस्ड है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अभी बताती हूं कैसे। टर्म्स रिलेटेड टू एन्युटी। अब हमें एन्युटी में किन किन टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए? पहली टर्म की हमें नॉलेज होनी चाहिए पीरियोडिक
पेमेंट, पीरियोडिक पेमेंट। अब पीरियोडिक पेमेंट क्या चीज है? द साइज ऑफ ईच पेमेंट। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया, हाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो लिख लो, साइज ऑफ ईच पेमेंट। अब एग्जाम्पल से देखो कितना अच्छा समझ में आएगा, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। सपोज 2875 2875 इज मेड ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की 10 तारीख पे 2875 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है जो भी चीज मैंने खरीदी है। देन 2875 इज पीरियोडिक पेमेंट, हाफ ईयरली पे करना है तो भी ये पीरियोडिक पेमेंट हुआ। यस अतुल, हाँ वो इसमें इंक्लूडेड है, बट मैं हर पेमेंट को ईएमआई नहीं कह सकती ना, ठीक है, गॉट इट। तो पीरियोडिक पेमेंट क्या हुआ? पेमेंट की वो जो पेमेंट करोगे आप हर महीने, हर हाफ ईयरली या क्वार्टरली, बार बार ना तो मैं ईयरली बोल सकती, है ना। चलिए नेक्स्ट, पेमेंट पीरियड। नेक्स्ट टर्म क्वेश्चन में आएगी या एमसीक्यू, मतलब आपको इन टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे पहले एग्जांपल में पेमेंट पीरियड बता दो, 1 मंथ। हाफ ईयरली कर रहे हो तो पेमेंट पीरियड हो गया 6 मंथ, है ना। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक पेमेंट पीरियड, इनकी लैंग्वेज पढ़ेंगे। द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव पेमेंट, हर महीने की 10 तारीख को कर रही हूँ तो पीरियड 1 मंथ है, हर 6 महीने बाद कर रही हूँ तो पीरियड 6 मंथ है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, अपनी नोटबुक में लिख लो इसके आगे, द शॉर्ट में लिखना द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव पेमेंट, बस इतना एनफ है। द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव पेमेंट्स, इतने वर्ड्स एनफ है, रिवीजन के वक्त हमें समझ में आ जाएगा पेमेंट पीरियड हमने क्या पढ़ा था। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज टर्म। टर्म, द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट टू द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट। मान लो मेरा जो वो मैंने 5 लाख रुपए उधार लिए, फॉर एग्जाम्पल वो 20 महीने में चुकता हुए, तो 20 मंथ इस लोन की टर्म हुई। 20 महीने में चुकता हुए, जब से मैंने पे करना शुरू किए जब तक मैंने पे करे, है ना। 2 साल में चुकता हुए तो 24 मंथ कह लो या 2 years कह लो। अब इनकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट पेमेंट पीरियड टू द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट पीरियड इज कॉल्ड टर्म। चलो एग्जांपल देखते हैं। मान लो 5,000 की पेमेंट करनी है मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम पे 28 नवंबर को, हर साल के 28 नवंबर को पेमेंट करनी है, और पेमेंट शुरू हुई 1998 के नवंबर से 2015 तक मुझे पेमेंट करनी है। तो इस एन्युटी की टर्म हुई, इनको माइनस कर दो, 18 साल। इस एन्युटी की टर्म हुई 18 ईयर्स, 18 साल तक हर नवंबर की 28 तारीख को मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम में पेमेंट करनी है। टर्म आ गया समझ। नेक्स्ट, अब आ जाओ अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू, जिसका अभी हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू, ये जैसे ये 5,000 है, हर 28 तारीख के, हर नवंबर 28 को मुझे 5,000 रुपए जमा करने हैं। 18 साल बाद वो 5,000 रुपए जो मैं हर साल दे रही हूं, उनकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? दैट इज द अमाउंट। तो उस फॉर्मूले से मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे 18 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, वो जो मैं 5,000 5,000 5,000 5,000 जमा कर रही हूँ हर साल। तो उसकी फ्यूचर वैल्यू 18 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी? इंटरेस्ट ऐड होता चला जाएगा। उसका डेरिवेशन कराऊंगी, फॉर्मूला कैसे बना, केवल फॉर्मूला नहीं रट लेंगे। अच्छा लगेगा डेरिवेशन सीख के, पूछते तो नहीं है डेरिवेशन एग्जाम में, बट एक बार को मन में आता है चलो पता करें कि ये फॉर्मूला कैसे बना, उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। खाली अमाउंट भी बोल सकते हैं, फ्यूचर। अब इनकी लैंग्वेज पढ़ लो। द अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज द सम ऑफ ऑल पेमेंट मेड एंड, तुल्य एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न। कोई बेवकूफ है, मैं 5,000 जमा कर रही हूँ, 18 साल बाद 5,000 इंटू 18 लूंगी? इतना तो बेवकूफ कोई भी नहीं है, साथ में क्या लूंगी?
कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू, इसका भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू, इसको भी रीड करते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द पेमेंट, है ना। मान लो मुझे किसी को कर्जा देना है और मैं कह रही हूँ तू मुझे हर साल 5,000 रुपए देता रहना, तो मैं उसे कर्जा कितना दूं, प्रेजेंट वैल्यू क्या है इन सारे 5,000 रुपए जो मैंने इक्वल पेमेंट में उससे मांग रही हूँ, तो उसकी आज की तारीख में क्या डेट है, आज की तारीख में क्या वैल्यू है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू उन पेमेंट्स की। और 18 साल बाद उनकी क्या वैल्यू होगी उसे बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। नाम से पता चल रहा है अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, और जब उसका डेरिवेशन करेंगे तो सारे शक दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज। अकाउंट्स वालों को तो पता होगा कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, है ना। ह्यूमैनिटीज वाले सुन लें, नेक्स्ट पैराग्राफ कैश इनफ्लो पे आ जाओ। कैश इनफ्लो वो पैसा होता है जो बिजनेस में आता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, सेल करके इन्वेस्ट करके जो बिजनेस में आता है। इन वर्ड से समझ लो, आउट जो हम सैलरी देते हैं, बिजली का किराया देते हैं, जो बाहर जाता है पैसा, एक्सपेंसेस सारे खर्चे। तो कैश आउटफ्लो इज द पैसा लीविंग द बिजनेस, जो हमारे हाथ से छुट रहा है, स्टाफ सैलरी, रेंट, सारे बिल, सारे एक्सपेंडिचर जो आपने बोला एक्सपेंडिचर। तो अब बिजनेस इज कंसिडर्ड हेल्दी, कब होगा बिजनेस फायदेमंद हेल्दी, कौन ज्यादा हो, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो ज्यादा हो आउटफ्लो कम हो। यदि इनफ्लो कम हो गया तो नेगेटिव, हम लॉस में चले जाएंगे। ठीक है। डिस्काउंट रेट इज द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि हमें इतना % प्रॉफिट मिलेगा, उस रेट को कहते हैं डिस्काउंट रेट। ठीक, तो ये सब चीजें हमें एन्युटी के लिए पता होनी चाहिए। वैसे तो ओनली फॉर्मूला रट के भी हम पास हो जाएंगे, बट मकसद केवल पास होना नहीं है, हमें हर चीज पता होनी चाहिए, बल्कि फॉर्मूला भी कैसे बना है वो भी पता होना चाहिए। अब इन्होंने एन्युटीज को दो टाइप पे क्लासिफाई किया है, दो बेसिस पे क्लासिफाई किया है। फॉर्मूला जो होगा वो दूसरे वाले क्लासिफिकेशन के होंगे, पहले वाला क्लासिफिकेशन एमसीक्यू असर्शन रीजन के लिए पढ़ लो। तीन तरह की एन्युटी इन्होंने बताई है, एन्युटी सर्टेन एंड कॉन्टिंजेंट एन्युटी, परपेचुअल एन्युटी। और ये जो परपेचुटी वर्ड है, ये नेक्स्ट ईयर पूरी एक एक्सरसाइज है सिलेबस में 12th, फाइंड द परपेचुटी। और ये जो पहला क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है पेमेंट टर्म के ऊपर है। पेमेंट टर्म, अभी बता रही हूं पेमेंट टर्म पे कैसे इन्होंने ये तीन एन्युटीज बताई। एन्युटी सर्टेन, एन्युटी क्या नाम है, कॉन्टिंजेंट एन्युटी, कॉन्टिंजेंट एन्युटी, एंड नेक्स्ट है परपेचुअल एन्युटी। परपेचुअल एन्युटी जिसको हम परपेचुटी भी कहते हैं, और परपेचुटी नाम का पूरा एक चैप्टर पढ़ना है हमें। और दूसरा बेसिस है, दूसरा है टाइम ऑफ पेमेंट। टाइम ऑफ पेमेंट पे निर्भर करेगा दूसरा बेसिस, ये पेमेंट टर्म पे निर्भर करेगा। अभी बता रही हूं बेटा, ये 6 की 6 एन्युटी हम पढ़ेंगे। क्या चीज है, रेगुलर एन्युटी का दूसरा नाम है ऑर्डिनरी एन्युटी। तो कभी एग्जाम में आ जाए, ऑर्डिनरी एन्युटी वर्ड पता होना चाहिए, रेगुलर एन्युटी को ही कहते हैं एन्युटी ड्यू, और तीसरी है डेफर्ड एन्युटी। चलो अब हम 6 की 6 एन्युटी समझते हैं। पहली तीन एन्युटी है पेमेंट टर्म के ऊपर, पेमेंट टर्म के ऊपर। पहली एन्युटी है एन्युटी सर्टेन। एन एन्युटी सर्टेन इज एन एन्युटी हुज टर्म बिगिंस एंड एंड्स एट सर्टेन फिक्स्ड डेट, कि भाई 10 साल के लिए हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, 10 साल तक चलेगा उसका लेना देना।
जो दिया जाएगा वो पैसा दिया जाएगा 10 साल तक, फिक्स है। एग्जाम्पल दिया होगा इन्होंने जरूर। परचेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन इंस्टॉलमेंट, आपने टीवी खरीदा, एलईडी खरीदा इंस्टॉलमेंट पे, आपकी मर्जी चलेगी, हम तो 20 साल में चुकाएंगे, हम तो 15 साल में चुकाएंगे। पहले ही तय हो जाएगा कि हर साल इतना अमाउंट आ जाएगा और 5 साल में आपका सारा लोन चुकता हो जाएगा, टीवी के पैसे कवर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो जिसका पेमेंट पीरियड फिक्स हो, ऐसी एन्युटी को कहते हैं। लो सर्टेन वर्ड से समझ में आ जाएगा, एन्युटी सर्टेन, जिसका पेमेंट पीरियड फिक्स हो। अब ये सेकंड कॉन्टिंजेंट एन्युटी, मान लीजिए मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी अपने डॉटर की मैरिज के लिए। ओ भाई, ये तो मैं तब तक पैसा जमा करती रहूंगी जब तक मेरी डॉटर मैरिज के लायक ना हो जाए। तो जबरदस्ती है कि 24 साल की वो होगी उसकी शादी हो जाएगी, क्या पता 26 साल की होने पे उसकी शादी हो। तो फिक्स तो नहीं हुआ ना पीरियड, पेमेंट पीरियड। मान लो उसके पैदा होते ही मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी, अब वो पॉलिसी 20 साल तक भी चल सकती है, 21 साल तक भी, 22 साल तक भी। देखो इसमें पढ़ते हैं, अ कॉन्टिंजेंट एन्युटी इज एन एन्युटी जिसका पेमेंट कंटिन्यू करे अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, डिपेंडिंग वो इवेंट कब अकर करेगा। तो जिसका पेमेंट पीरियड फिक्स नहीं होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट एन्युटी। परपेचुअल एन्युटी जो हमारे 12th के सिलेबस में है, जिसका पेमेंट फॉर एवर, उम्र भर चलता है, कभी खत्म ही नहीं होता, ना फिक्स है ना अनसर्टेन है, इंफिनिटी तक फॉर एवर जाता है जिसका पेमेंट। अब परपेचुअल एन्युटीज एंड एन्युटी उस पेमेंट बिगिन तो करेगा फिक्स डेट को बट कंटिन्यू फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो है कॉलेज एंडोमेंट फंड, द इंटरेस्ट अर्नड इज यूज फॉर स्कॉलरशिप। कोई फंड है उसमें जो वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं वो स्कॉलरशिप बांट रहे हैं बच्चों को। तो जब तक वो फंड रहेगा, जब तक वो कॉलेज रहेगा, तब तक बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। पीरियड तय नहीं किया जा सकता, माना जाएगा फॉर एवर। मान लो मैं अपना ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे दे देती हूँ, तो जब तक प्रॉपर्टी, और वो मेरे बिल्कुल किसी काम का नहीं है, मुझे रेंट पे ही देना है, तो कब तक रेंट आता रहेगा मेरे पास, हर महीने फिक्स अमाउंट कब तक आता रहेगा, फॉर एवर। जब तक ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी इसे माना जाता है फॉर एवर। ये ना कॉन्टिंजेंट में काउंट होगा, ना ये एन्युटी सर्टेन में काउंट होगा, ये काउंट होगा परपेचुअल एन्युटी में। ठीक, लेकिन इन तीनों का कोई फॉर्मूला या क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस है इन तीनों पे, इन तीनों पे। अब आप कैसे याद रखोगे, एग्जाम्पल की बजाय वो छोटे छोटे वर्ड्स लिख लो। जैसे एन्युटी सर्टेन में केवल इतना लिख लो, विच हुज टर्म बिगिंस एंड एंड्स एट सर्टेन फिक्स डेट, तो रिवीजन में हो गया क्लियर। ऐसी एन्युटी, ये भी मत लिखो द एन्युटी हुज टर्म, भाई एन्युटी वर्ड तो इसमें आ गया ना, तो इसके आगे क्या लिख सकते हो शॉर्टकट में, हुज पेमेंट, हुज टर्म बिगिंस एंड एंड्स एट सर्टेन फिक्स डेट, बुक में से निकाल के लिख लो। एग्जाम्पल भी मत लिखो, समझने के बाद तो एक बार पढ़ने की देर है, एकदम क्लिक हो जाएगा। बुक में से एक एक लाइन लिख लीजिए फॉर रिमेम्बरेंस कि तीनों एन्युटी में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क है। नाम भी दिमाग में सेट कर लो, एमसीक्यू बने तो प्लीज करेक्ट टिक करना। एन्युटी सर्टेन जिसका पेमेंट पीरियड फिक्स होगा कि 10 साल में, 5 साल में खत्म हो जाएगा। पेमेंट पीरियड फिक्स मैंने गलत बोला, मैं क्यों गलत हूं, पेमेंट पीरियड तो हमेशा ही फिक्स होता है, हर 6 महीने बाद तो हर 6 महीने बाद ही पे करना पड़ेगा, पेमेंट पीरियड थोड़े ना फिक्स होगा। यस, है ना, कितनी जरा सी गलती हुई, और गलती तो गलती है, जिसका टर्म फिक्स है। और कॉन्टिंजेंट एन्युटी जो अनसर्टेन पीरियड के लिए जाएगी, और परपेचुअल जो फॉर एवर जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में, इट शुड बी क्लियर। एमसीक्यू असर्शन रीजन में गलती नहीं होनी चाहिए। एक काम करें, ये तीनों भी सुन लो फिर नोट कर लेना गैल्विन। रेगुलर एन्युटी एंड
केवल एंड वर्ड अपने दिमाग में सेट कर लेना। मान लो मंथली पेमेंट है तो हर महीने के आखिरी में 30 और 31 डेट को, हर महीना खत्म होने के बाद 30 या 31 को ही क्यों कह रही हूं मैं, मान लो मैंने 10 नवंबर से शुरू किया तो अब अगले महीने की 10 को, अगले महीने की 10 को जब पीरियड खत्म हो जाए तब जो पेमेंट की जाती है, हर 6 महीने के बाद, जब 6 महीने गुजर जाएंगे मैं पेमेंट कर दूंगी, फिर 6 महीने गुजर जाएंगे फिर मैं पेमेंट कर दूंगी। जो पेमेंट पीरियड खत्म होने के बाद पेमेंट की जाती है ऐसी एन्युटी को रेगुलर एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। एन्युटी ड्यू जब पीरियड के शुरू में 6 महीने, मान लो मैंने आज लिया उधार तो पहला पेमेंट मैं आज ही कर दूंगी, और यदि हाफ ईयरली का क्वेश्चन है तो अगला पेमेंट 6 महीने के बाद, यानी जब दूसरा पीरियड शुरू हुआ उसके शुरू में ही कर दिया। समझ गए एंड और बिगनिंग। डेफर्ड एन्युटी, मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया तो बैंक ने मुझे कहा 5 साल के बाद देना शुरू करना और 5 साल के बाद हर महीने क्वार्टरली पे कर देना, ये डेफर्ड एन्युटी हुई। 5 साल तक मैंने कोई पेमेंट नहीं किया, एक फिक्स टाइम पीरियड तक मैंने कोई पेमेंट नहीं किया। जब 5 साल गुजर गए उसके बाद जो उन्होंने शर्त रखी क्वार्टरली या हाफ ईयरली की, फिर उसके बाद मुझे हर पीरियड बीतने के बाद देना होगा। 5 साल तक मुझे नहीं देना पड़ा पैसा, तो ऐसी एन्युटी को कहते हैं डेफर्ड एन्युटी। ये नहीं कराई शायद आपको स्कूल में, बताना मुझे छुट्टी में क्या नहीं कराया स्कूल में, ठीक है। तो ये अब इनकी लैंग्वेज पढ़ो, और जो तुम्हें इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहे हैं बेटा वो नोट कर लो, छोटा छोटा नोट कर लो। बस एक शब्द और रह गया, ये जो 5 साल का पीरियड है जिसके बाद पेमेंट शुरू हुई, इस पीरियड को कहते हैं डेफरमेंट पीरियड। आपको मिल जाएगा थ्योरी में। अब आप अतुल्य प्लीज मेरे कहने से पूरी लैंग्वेज उनकी रीड करो अभी, और वो जो एक थोड़े छोटे से वर्ड्स अपने नोट्स में ऐड कर लोगे तो आपको रिवीजन में बहुत फायदा मिलेगा। यस, अब हर तरह की एन्युटी हमें समझ आ गई है। अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे इसका, इसका रेगुलर एन्युटी के अमाउंट का, फ्यूचर वैल्यू का, और रेगुलर एन्युटी के कैपिटल प्रेजेंट वैल्यू का, ये दो फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रेगुलर एन्युटी। क्या होता है रेगुलर एन्युटी, एक बार बता दो। जिसमें पेमेंट पीरियड के एंड में होती है, इसी से फॉर्मूला डिराइव होगा ना। ये एंड वर्ड, बस ये एंड वर्ड बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए, पुट द हेडिंग, या पहले आप डेरिवेशन समझ लो बेटे, लिखते लिखते समझ नहीं आएगा। अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्युटी, और इसके आगे इसका दूसरा नाम भी लिख लेना, ऑर्डिनरी एन्युटी। अब इनका डायग्राम मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एक पीरियड खत्म हुआ, ₹8 दे दिए, दूसरा पीरियड खत्म हुआ, ₹8 दे दिए, तीसरा पीरियड खत्म हुआ, ₹8 पे कर दिए, चौथा पीरियड खत्म हुआ, ₹8 पे कर दिए, nth पीरियड खत्म हुआ, ₹8 पे कर दिए, इससे पहले वाले पीरियड में भी ₹8 दिए, इससे पहले वाले पीरियड में भी ₹8 दिए, और ये प्रोसीजर n पीरियड तक चलता रहा। 18 महीने हो सकता है, 18 साल हो सकता है, डिपेंड करेगा ना ये पीरियड मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली, एनुअली है, साल है, महीने है, जो भी है, n पीरियड है इसमें। तो अब ये वाला जो आर है, ये कितना इंटरेस्ट कमा के देगा मुझे, केवल 1 साल का। यहाँ पे जाके खत्म हो गई एन्युटी, ये केवल 1 साल का इंटरेस्ट कमा के देगा। ये ₹8 1 साल बाद कितने बन जाएंगे, अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ। ये अपना वो वाला फॉर्मूला जो आपने पहली 2 एक्सरसाइज में यूज किया। R/100 को आई कहते हैं, R/100 का लेटर आई यूज करना है। तो ये ₹P n साल बाद, n पीरियड बाद अमाउंट ए बन जाएंगे। तो अब यहाँ बताओ, ये आर, अब ये प्रिंसिपल की जगह आर हो गया,
मैंने R रुपए पे करे, ये 1 साल बाद कितने बन जाएंगे? R इंटू 1 प्लस आई की पावर 1। ये R रुपए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कमा के देंगे। एन्युटी खत्म हो गई ना, तब तो पीरियड खत्म हो गया, सारा पेमेंट हो गया। तो ये R रुपए थोड़े ना कुछ कमा के देंगे। R रुपए देते ही एन्युटी खत्म हो गई। ये वाले R रुपए कितना कमा के देंगे? 2 साल, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कमा के देंगे। उल्टा लिखना क्यों शुरू किया, समझ आ गया? अब इन्होंने इसको सबसे पहले लिखा है। अब ये कितने साल कमाई करके देगा मुझे, ये वाले R? n साल। टोटल टोटल चलो हम साल में बात कर रहे हैं। टोटल n साल है। 1 साल कहाँ दिया इसने कमा के? जब मैं यहां पे करती, वो वाले R देते n साल कमा के। ये वाले R 1 साल कम नहीं कमा के देंगे मुझे। आ गई बात समझ में? ये n-1 किस खुशी में आया? ये वाले R कितने बन जाएंगे? एंड सारे R का इसी तरह हिसाब किताब हो जाएगा। ये क्या है? ये फ्यूचर वैल्यूज। तो यदि मैं इन्हें ऐड कर दूंगी, इसका फॉर्मूला आ गया। सारी फ्यूचर वैल्यूज के टोटल को ही तो अमाउंट का फॉर्मूला बनाएगा। कि ये जो मैं आर 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 हर पीरियड में दे रही हूँ, वो फ्यूचर में जाके टोटल होके कितने बन जाएंगे। जब तुमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था तो फॉर्मूला डेफिनेशन में यही तो था, द सम ऑफ ऑल द फ्यूचर वैल्यूज। पढ़ लो अमाउंट का फॉर्मूला, फॉर्मूला कह रही हूँ डेफिनेशन, पढ़ लो, इसमें निकालो और पढ़ लो। तो अमाउंट हो जाएगा ये सारे अमाउंट A1 A2 A3 अप टू लास्ट के 2। अमाउंट 1, ये अमाउंट 1 है बेटे, ये अमाउंट 2 है, ये लास्ट का अमाउंट है, और ये उससे पहले का अमाउंट है। तो A1 कितना हुआ? पहला अमाउंट इतना हुआ, दूसरा अमाउंट इतना हुआ, लास्ट सेकंड अमाउंट इतना हुआ, और लास्ट अमाउंट इतना हुआ। डेरिवेशन नहीं पूछेंगे वो, बट फॉर्मूला बन के भूल भाल गए तो फॉर्मूला बना लेना। ये समझ में आ गया? ये आर तो आर नहीं बनेंगे ना, कितने साल बाद क्या खत्म हो गई एन्युटी। ठीक है, अब इन्हें कैसे ऐड करूं? इन्हें उल्टा कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, असेंडिंग ऑर्डर में कर लो। उसे पहले लिख लो, उन 2 को पहले लिख लो, और इन वाले 2 को लास्ट में लिख लो। इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो। कॉमन क्या आ रहा है? केवल आर। 1 प्लस आई ना लू कॉमन, इन्होंने कॉमन, अरे अरे अरे, एक गलती हो गई मुझसे, ढूंढना गलती, एक गलती हो गई मुझसे, गलती मिल गई मुझे। एक गलती हो गई है, ढूंढो गलती। ये R रुपए ऐड ही नहीं करे। R रुपए ये बन गए, R रुपए ये बन गए, R रुपए जो मैंने पे करे वो जो भी बन जाएंगे। ये R रुपए ये बन गए, ये R रुपए ये बन गए। ये R रुपए एटलीस्ट R तो है, तो ये हुआ ना लास्ट अमाउंट। तो ये ऐड ही नहीं किया मैंने R। अब ये वाला R शुरू में कर दो, पहले समझ लो, मैं उसके बाद आगे बढ़ूंगी कि मैम हमें समझ में आ गया ये R आपने क्यों ऐड करा। जितने भी पैसे मैं मान लो 5,000 दे रही हूँ 18 सालों तक, ये 5,000 रुपए इतने बन गए तो इसको ऐड करूंगी। ये 5,000 रुपए इतने बन गए तो इसको ऐड करूंगी। ये 5,000 इतने बन गए, ये 5,000 इतने बन गए, ये 5,000 5,000 ही रहे। वो 5,000 ऐड तो होंगे, तभी तो मुझे टोटल वैल्यू मिलेगी कि जो मैंने 18 साल तक 5,000 दिए वो 18 साल बाद कितना टोटल अमाउंट बन चुका है। तो वो लास्ट वाले 5,000 ऐड नहीं होने चाहिए थे क्या? वो वाले 5,000 ऐड ही नहीं किए थे मैंने। चलो उल्टा कर दिया। अब ये बन गई जीपी, और इस जीपी की फर्स्ट टर्म स्मॉल आर, कॉमन रेशो। अब ये आर उसके लिए भी यूज करते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये रफ में लिख लेती हूं मैं। कॉमन रेशो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और सम का फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन, तो जीपी का फॉर्मूला, इसे ऐड करवा दो। कॉमन ले ही नहीं रही मैं, सिंपल ऐड करवा दो। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो की पावर n, क्योंकि टर्म्स तो n ही है ना, ये n सालों तक चला, -1 अपॉन
R -1, कुछ कटा, 1 से 1 कटा, और बेटे आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो इन केस वैसे तो फॉर्मूला कोई भूलता नहीं है, तुम तैयारी करके जाओगे तो ऐसा कौन बच्चा होगा जो फॉर्मूला ना याद करके जाए। बट ये फॉर्मूला कैसे बना है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि अच्छा वो जो 5,000 रुपए 18 सालों तक दिए, पता चल गया 18 साल बाद वो 5,000 रुपए कितने बन जाएंगे। 5,000 इंटू 18 नहीं बनेंगे, प्लस वो कमाई जो इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डेफिनेटली 5,000 इंटू 18 प्लस समथिंग होगा। ऐसे बनाइए फॉर्मूला अमाउंट का। तुल्य कर लेंगे डेरिवेशन बेटे कॉपी में एक बार। एक मिनट, स्टॉप राइटिंग। यदि मैंने ये फॉर्मूला यूज किया और मेरे पास आई है 0.04, सुनो, 1 प्लस 0.04 1.04, 1.04 की पावर 18, साल है 18, लॉग से मदद लूंगी। इसको 1.04 की पावर 18 को उठा के x मान लूंगी अलग से, और लॉग एंटी लॉग लेके उस x की वैल्यू निकाल के यहाँ भर दूंगी। 1.04 18 बार तो नहीं मैं मल्टीप्लाई कर सकती, ना आप ना मैं, तो इसके लिए तो लॉग टेबल मिलेगी। बट कई बार आपको FVAF टेबल भी मिलेगी, मैं बताऊंगी अभी ML अग्रवाल में कहाँ है। तो यदि आपको वो वाली टेबल मिली या उसकी वैल्यू मिली, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इस ब्रैकेट को डिनोट करते हैं कैपिटल एस, कैपिटल एस के नीचे एन के ऊपर बार स्लैश आई, ये नोटेशंस है। अब एन क्या है, वो 18 साल, और आई क्या है 0.04, इस एग्जाम्पल में जो मेरे मुंह से निकला। और ये इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे, पीछे एक टेबल है वहां से। और आर वो है जो 5,000 रुपए जो मैं हर साल पे कर रही हूँ। तो यदि एन्युटी टेबल मिली तो ये फॉर्मूला यूज होगा, लॉग टेबल मिली तो ये फॉर्मूला यूज होगा। डिपेंड करेगा आपके स्कूल वाले कौन सी टेबल प्रोवाइड कर रहे हैं, या ब्रैकेट में वैल्यू दे देते हैं। कई बार वो 1.04 की पावर 18 की वैल्यू ही दे देंगे, समझ जाना ये फॉर्मूला यूज करना है। और यदि उन्होंने इसकी वैल्यू दी एस 18 बार स्लैश 0.04, इसकी वैल्यू दी राइटर ने, टेबल नहीं दी, समझ जाना ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इस फॉर्मूले में लॉग टेबल यूज होगी, इस फॉर्मूले में FVAF टेबल यूज होगी। इसकी फुल फॉर्म है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल। अब 2 मिनट ले लीजिए, मैं 2 मिनट तक डिस्टर्ब नहीं करूंगी, 2 मिनट ले लो। ओके, अभी हम प्रेजेंट वैल्यू का डेरिवेशन नहीं करते, दोनों मिक्स हो जाएंगे। पहले हम जरा अमाउंट फ्यूचर वैल्यू निकालनी सीख लें। और आज कोई होमवर्क नहीं है इस चैप्टर से, जस्ट प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, 5,000 रुपए पेबल एट द एंड ऑफ, अरे अरे इसमें तो 12th का बच्चा, ये सिंकिंग फंड में सेम फॉर्मूला है, तो मेरा 12th का बच्चा यही नहीं पहचान पाता ये आर है या कैपिटल ए है। कितना साफ साफ लिखा है, हर ईयर के एंड में 5,000 रुपए दिए। दो चीज पता चल गई, एक तो ये कैपिटल आर है जो हर साल के एंड में दिया जा रहा है, और ये भी पता चल गया एट द एंड ये रेगुलर एन्युटी है, एन्युटी ड्यू नहीं है। कितना क्लियरली पहचान हो गई कि कैपिटल आर इज ₹5,000, आई इज R upon 100 that is 0.1, and N is 3 साल।
क्या यार, है ना, काश इतना इजी स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। फॉर्मूला हर एग्जाम्पल में लिखेंगे, ये मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है, फॉर्मूला हर एग्जाम्पल में लिखना है। किसी को भी मैं आलस करते हुए ना देख लूं कि मैम हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, नो, फॉर्मूला लिखना है। चलो, 5,000 रुपए हर साल दिए, वन में आई ऐड कर दो 1.1। बेटा इस इतनी इजी के लिए लॉग टेबल नहीं मिलेगी, क्योंकि 11 इंटू 11 तो पता ही है 121। 121 इंटू 11 कर लो, और कितनी डिजिट से पहले पॉइंट लगाओगे? 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा लेना। वैल्यू दे रखी कितनी है? 1331। हाँ, मैंने तो 121 इंटू 11 लिखा ना बेटा, 1.331। इतनी इजी वैल्यू दे दी। इतनी इजी के लिए ना तो लॉग टेबल मिलेगी ना वैल्यू मिलेगी। नाउ कैलकुलेट एंड आंसर विल बी इन रुपीज, तो हमें पता चल जाएगा। अब देखो, जैसे एवरीवन 3 साल तक 5,000 दिए, 15,000, आंसर 15,000 से जो एक्स्ट्रा आएगा दैट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड। ये 5,000 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट कमाएंगे, ये 5,000 रुपए कम इंटरेस्ट कमाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाले 5,000 तो एक, ये वाले 5,000 तो 0 रुपए इंटरेस्ट कमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो खत्म हो गए एन्युटी। ये वाले 5,000 रुपए तो 0 इंटरेस्ट कमाएंगे, ये वाले 5,000 रुपए 1 साल के लिए इंटरेस्ट कमाएंगे, और ये वाले 5,000 रुपए 2 साल के लिए इंटरेस्ट कमाएंगे। तो हमारा आंसर 15,000 प्लस समथिंग आएगा। इजी। जरा आप मुझे हेल्प करना कि एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या क्या चीज है। 8% तो हो गया, 8/100 आई हो गया बेटे, एंड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली और 1.5 साल, तो एन हो गया बेटा 3। अरे अरे, आई गलत हो गया, हाफ ईयरली मैंने बाद में पढ़ा, तो 8 को अपॉन 2 करूंगी, 8 को अपॉन 2 करूंगी, तो आई विल बी 0.04 एंड एन विल बी 1.5, 3/2 इंटू 2, एन विल बी 3.5 years। आई पता है, एन पता है। अब मुझे सोचना है कैपिटल ए पता है या कैपिटल आर पता है। तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। व्हाट इक्वल अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड, व्हाट इक्वल अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड, पता ही नहीं। हर 6 महीने बाद कितने पैसे आर नहीं पता, और टू गेट एन अमाउंट, यानी वो जो मैं पे करूंगी हर 6 महीने बाद, वो 2,000 रुपए बन जाएंगे। टू गेट एन अमाउंट, 1.5 साल बाद 2,000 रुपए मिल रहे हैं मुझे, तो मैं हर 6 महीने बाद कितने पे करूं? तो ये 2,000 आर नहीं हुआ बेटे, मैं ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे कॉपी चेकिंग में ये 2,000 रुपए आर की जगह मिलता है। इसका मतलब, लेकिन जिन बच्चों ने डेरिवेशन कर लिया और बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, क्या वो बच्चा पजल हो जाएगा? कितना साफ साफ लिखा है, कितना इक्वल अमाउंट हर पीरियड के एंड में पे करूं। कैपिटल आर गायब है, जो 2,000 बन जाएगा फ्यूचर में, कैपिटल ए 2,000 है। फॉर्मूला सब लोग लिखेंगे, और हमने तो लॉग टेबल इतनी यूज कर ली कि तुम सारे बच्चे इतने परफेक्ट हो रहे हो लॉग टेबल में, आई नो दैट, मुझे पता है। कैपिटल आर हो जाएगा 2,000 इंटू 0.04 अपॉन, अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो मैं अलग से इसको x मान लूंगी, और दोनों तरफ
लॉग ले लूंगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड होने के कारण इसका आंसर 0 पॉइंट से शुरू होगा। मैंटिसा विल बी, करेक्टरिस्टिक विल बी 0। मैंटिसा आप बताओगे 10 का 4 में देख के। ये ऑटोमेटिक पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दोबारा 170, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 4 5। इस जीरो की नीड ही नहीं है। एक्स हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.05 का 1 में, और लगेगा n+1 रूल। n+1 रूल 0.05 का 1 में 1125, और n+1 रूल कहता है एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो मिल गई मुझे वैल्यू 1.125 -1। तो मुझे पता चल जाएगा कि हर 6 महीने बाद मुझे कितने पे करने चाहिए। 640 रुपए 70 पैसे। अच्छा, ओहो, दोनों मेथड किए हैं इन्होंने। हाँ, ये भी तो, मुझे भी इसके दोनों मेथड करा देने चाहिए। टेबल देखनी आ जाएगी। दिस इज मेथड 1। पूरा कैलकुलेट करो, बहुत इजी कैलकुलेशन है। करो कंप्लीट कैलकुलेशन, बहुत इजी कैलकुलेशन है। क्या था फॉर्मूला? इस टेबल से फॉर्मूला याद करना। कैपिटल ए इज इक्वल टू आर इंटू SN⁻/I। तो अमाउंट मुझे पता है 2000, आर मुझे पता करना है, एन है 3 बार/I है 0.04। चलो टेबल देखना सिखाती हूँ। बहुत इजी है टेबल देखना, बहुत ही आसान। जहां लॉग टेबल है वहां पहुंच जाओ। लॉग टेबल पे पहुंच जाओ, और एंटी लॉग से नेक्स्ट पेज पर है दो टेबल, अमाउंट ऑफ एन्युटी। दो टेबल है, ये रही दो टेबल। अमाउंट ऑफ एन्युटी, अमाउंट ऑफ एन्युटी, अमाउंट ऑफ एन्युटी, अमाउंट ऑफ एन्युटी। और ये इसी की टेबल है, SN⁻/I की टेबल है। अब आप ढूंढिए 3, और देखिए ऊपर, ऊपर देखिए आई 0.0025, 0.005, 0.0075, आई बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट पेज पे पहुंच गया है। तो आप ऊपर आई ढूंढो 0.04। मुझे भी बताना कहाँ मिला 0.04। नेक्स्ट पेज के थर्ड लास्ट कॉलम में 0.04। 3 के नीचे देख लो बेटा, 3 के नीचे, 3 के सामने देख लो बेटा, 3.1216, 3.1216 कर दो डिवाइड, आ गया यार। तो लॉग टेबल से भी आसान है, लॉग टेबल से भी इजी है। और अच्छा, 0.04 ये रहा, 0.04 ये रहा, और N3 के सामने चला जा। ये बहुत सारे आई दे रखे हैं, जो भी आई आपके क्वेश्चन में है उस आई पे चले जाओ, और जो भी एन मान लो 18 है, 18 के नीचे चले जाओ। ठीक है, तो इतनी इजी है ये टेबल देखनी। और दोनों आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। नो,
कितना फर्क आया आंसर में, डिवाइड करके देखना। प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस और प्रेजेंट वैल्यू का डेरिवेशन कल की क्लास में करेंगे।